पिछले हफ्ते पता है मैं अपने एक दोस्त से मिली। अच्छा। वो एक बड़ी टेक कंपनी में काम करता है। अच्छा। तो बातों बातों में उसने कहा, यार मैं रोज 14 घंटे काम करता हूँ, मेरी आंखें जलती हैं, नींद पूरी नहीं होती, पर मेरे बॉस कहते यही तो जुनून है, कीप हसलिंग। ये तो आजकल बहुत आम बात हो गई है। हाँ, और मुझे लगा कि कहीं कुछ तो बहुत गड़बड़ है। क्या सफलता का मतलब वाकई खुद को पूरी तरह निचोड़ देना है? हम्म मतलब क्या महानता का रास्ता दुख और थकान से ही गुजरता है? यही सवाल आज लगभग हर किसी के मन में है। हाँ। हम एक ऐसी संस्कृति में जी रहे हैं जहां थके हुए चेहरे को मेहनत का पदक माना जाता है। और हंसते हुए इंसान को गैर गंभीर कह दिया जाता है। बिल्कुल। और इसी उलझी हुई धारणा ने दुख को एक गुण और आनंद को लगभग एक अपराध बना दिया है। हाँ, जैसे अगर कोई खुश है तो जरूर वो काम से जी चुरा रहा है। सही बात है। और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए यहाँ हैं। हमारे पास जो स्रोत सामग्री है वो ओशो ज्ञान चैनल की एक स्क्रिप्ट है जो ओशो के विचारों पर आधारित है। हम्म और हमारा मकसद है इस विचार की तह तक जाना कि हमारा समाज मेहनत और दुख को इतना महत्व क्यों देता है, और ओशो के अनुसार क्यों आनंद ही सबसे बड़ी उत्पादक और सृजनशील शक्ति है। तो चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल यही है, दुख को पुण्य क्यों मान लिया गया? हम्म हम अपने देवी देवताओं, संतों और महापुरुषों की तस्वीरें देखते हैं तो वे अक्सर गंभीर, चिंतित या थके हुए दिखते हैं। मुस्कान तो बहुत ही दुर्लभ है। सही कह रही हैं। ऐसा क्यों है कि हमने गंभीरता को गहराई और दुख को महानता से जोड़ दिया है? इसके पीछे एक बहुत गहरा सामाजिक मनोविज्ञान काम करता है, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। क्या? ओशो का एक बहुत महत्वपूर्ण तर्क है कि मनुष्य को दुखी रखना आसान है क्योंकि दुखी व्यक्ति विद्रोह नहीं करता। अच्छा। जो व्यक्ति भीतर से दुखी और ऊर्जाहीन है वो किसी भी व्यवस्था के लिए, किसी भी सत्ता के लिए कोई खतरा नहीं बनता। ये सुनने में थोड़ा सा षड्यंत्र जैसा लगता है। मतलब क्या समाज या जो लोग सत्ता में हैं वो जानबूझकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लोग दुखी रहें? ताकि उन पर नियंत्रण रखा जा सके। हाँ, ये तो बहुत ही डरावनी सोच है। इसे एक सचेत षड्यंत्र की तरह देखना शायद सही न हो। हम्म। ये एक सामाजिक व्यवस्था है हम्म। जो हजारों सालों में धीरे धीरे विकसित हुई है। हम्म। एक दुखी व्यक्ति अपनी समस्याओं में इतना उलझा रहता है हम्म। कि उसके पास स्थापित नियमों या परंपराओं पर सवाल उठाने की ऊर्जा ही नहीं बचती। वो आज्ञाकारी बन जाता है। हाँ बिल्कुल। उसे कहा जाता है कि तुम्हारा दुख तुम्हारी परीक्षा है, इसे सहो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा या भविष्य में सुख मिलेगा। ये यथास्थिति बनाए रखने का एक बहुत कारगर तरीका है। और आनंदित व्यक्ति? एक आनंदित व्यक्ति ऊर्जा से भरा होता है। वो सवाल पूछता है, वो अपनी स्वतंत्रता को महत्व देता है। और स्वतंत्र व्यक्ति पर शासन करना हमेशा मुश्किल होता है। और शायद इसीलिए बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा हंसो मत, नजर लग जाएगी, या फिर खुशियों को दबा कर रखो। हाँ, ये सब उसी कंडीशनिंग का हिस्सा है, ताकि हम उस आज्ञाकारी ढरे से बाहर न निकलें। बिल्कुल। दुख को गंभीरता और गहराई का छोला पहना दिया गया ताकि लोग उसे स्वेच्छा से स्वीकार कर लें और उसे अपनी महानता का प्रतीक समझने लगें। और इसी सोच से जुड़ा है कड़ी मेहनत का महिमा मंडन, जिसकी बात मैंने शुरू में की थी। आज के कॉर्पोरेट कल्चर में तो ये एक पंथ की तरह बन गया है। देर रात तक ऑफिस में रुकना, छुट्टियों में भी काम करना, हसल और ग्राइंड जैसे शब्दों का इस्तेमाल। ये सब सफलता का पैमाना बन गया है। हाँ, अगर आप शाम को समय पर घर चले गए तो शायद आप अपनी नौकरी को लेकर गंभीर नहीं हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा भ्रम छुपा है। स्रोत में ओशो का एक उदाहरण है जो इस पूरे भ्रम की जड़ पर चोट करता है। क्या है वो? मेहनत तब करनी पड़ती है जब काम प्रेम से नहीं किया जा रहा। लेकिन ये बात सुनने में थोड़ी आदर्शवादी लगती है। क्या दुनिया के महान आविष्कार बिना अथक मेहनत के हुए हैं? अच्छा सवाल है। क्या थॉमस एडिसन ने बस आनंद आनंद में बल्ब बना लिया था? हाँ, उन्होंने तो हजारों बार असफलता का सामना किया, रात दिन एक कर दिए। वो तो कड़ी मेहनत ही थी, है ना? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यही हमें कड़ी मेहनत मतलब ड्रजरी और गहन प्रयास यानी इंटेंस एफर्ट के बीच का फर्क समझना होगा। अच्छा, इसमें फर्क है? बहुत बड़ा। जब कोई वैज्ञानिक या कलाकार किसी काम में डूब जाता है तो बाहर से देखने पर वो कड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए वो एक जुनून है, एक खेल है, एक नशा है। एडिसन के लिए हजारों बार फेल होना मेहनत नहीं बल्कि एक पहेली को सुलझाने का हिस्सा था। उन्हें इस प्रक्रिया में मजा आ रहा था। अच्छा। जब आप किसी काम से प्रेम करते हैं तो आप समय भूल जाते हैं, भूख प्यास भूल जाते हैं। काम करते हुए आपकी ऊर्जा कम नहीं होती
बल्कि और बढ़ जाती है। और कड़ी मेहनत का एहसास कब होता है? वो तब होता है जब भीतर से कोई प्रेरणा ना हो, जब काम एक बोझ लगे जिसे आप सिर्फ पैसे या मजबूरी के लिए कर रहे हैं। मतलब? फर्क बाहरी क्रिया में नहीं बल्कि भीतरी भाव में है। बिल्कुल। एक व्यक्ति 12 घंटे काम करके भी ऊर्जा से भरा हो सकता है अगर उसे अपने काम से प्यार है। हाँ। और दूसरा व्यक्ति 2 घंटे में ही थककर चूर हो सकता है अगर वो काम उसे बोझ लगता है। एकदम। और समाज ने उस बोझ को, उस मजबूरी में की गई मेहनत को महिमा मंडित कर दिया है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर लोग ऐसे ही काम कर रहे हैं जिनसे उन्हें प्रेम नहीं है। तो उस दुख को सहने लायक बनाने के लिए उसे त्याग और समर्पण जैसे भारी भरकम शब्द दे दिए गए हैं। स्रोत में प्रकृति का एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया है। हाँ, फूल खिलने के लिए मेहनत नहीं करते, नदी बहने के लिए संघर्ष नहीं करती, और पक्षी? वो तनाव में नहीं उड़ते। फिर भी प्रकृति में सब कुछ कितना उत्तम, कितना सृजनशील और कितना सुंदर है। बिल्कुल। और यही सृजन का मूल सूत्र है। सृजनशीलता का स्रोत संघर्ष या तनाव नहीं बल्कि सहजता और आनंद है। ओशो का एक सूत्र है जो इस बात को और साफ करता है। आनंद में किया गया छोटा काम दुख में की गई बड़ी मेहनत से श्रेष्ठ है। ये बात कॉर्पोरेट दुनिया के लिए तो पचाना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि एक खुश और रिलैक्स्ड प्रोग्रामर जो 6 घंटे काम करता है, एक तनावग्रस्त और थके हुए प्रोग्रामर से बेहतर कोड लिख सकता है जो 12 घंटे काम कर रहा है। ज्यादातर मैनेजर्स तो इस बात पर हंसेंगे। हाँ, वे शायद हंसेंगे, लेकिन आधुनिक विज्ञान भी अब इसी नतीजे पर पहुंच रहा है। सच में? हाँ, जब हमारा दिमाग तनाव में होता है तो वो फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। हमारी सोच संकीर्ण हो जाती है, हम सिर्फ सामने की समस्या देख पाते हैं। इसे टनल विजन कहते हैं। अच्छा। वहीं जब हम आनंदित और शांत होते हैं तो हमारा दिमाग अल्फा स्टेट में होता है, जहां रचनात्मकता, नए विचार और समस्याओं को अलग अलग एंगल से देखने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। वाह। तो हाँ, पूरी संभावना है कि वो 6 घंटे काम करने वाला खुश प्रोग्रामर ज्यादा मौलिक और बेहतर समाधान खोज लेगा, जबकि 12 घंटे काम करने वाला सिर्फ मशीनी ढंग से काम निपटा रहा होगा। वाह, मतलब आनंद सिर्फ एक अच्छी फीलिंग नहीं है, ये दिमाग की एक ज्यादा कारगर और शक्तिशाली अवस्था है। बिल्कुल। अगर ये इतना सीधा और शक्तिशाली सच है, तो हम इंसानों ने अपनी दुनिया को इसके ठीक उल्टा क्यों बनाया है? हमारे ऑफिस, हमारे स्कूल, यहाँ तक कि हमारे घर भी आनंद को बढ़ावा क्यों नहीं देते? हमेशा यही क्यों कहा जाता है कि पहले काम, बाद में मजा? इस विरोधाभास के पीछे वही कारण है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी, नियंत्रण। हाँ, स्रोत में ओशो का एक और विचार है जो इसे साफ करता है। आनंदित मनुष्य खतरनाक होता है क्योंकि वो स्वतंत्र होता है। खतरनाक किस मायने में खतरनाक? क्या वो कोई नियम तोड़ेगा या समाज के लिए खतरा बन जाएगा? व्यवस्था के लिए खतरनाक। इसे ऐसे समझिए। बताइए। एक आनंदित व्यक्ति आत्मनिर्भर होता है। उसे अपनी खुशी के लिए बाहरी चीजों की जरूरत कम पड़ती है। अब सोचिए, हमारी पूरी अर्थव्यवस्था किस चीज पर टिकी है? किस पर? इसी बात पर कि आप अपूर्ण हैं और आपको खुश होने के लिए कुछ खरीदना पड़ेगा। एक नई कार, एक नया फोन, एक महंगा वेकेशन। सही बात है। लेकिन जो व्यक्ति पहले से ही आनंदित है, उसे विज्ञापनों से बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। उसे ये नहीं बेचा जा सकता कि ये खरीद लो तो तुम्हें खुशी मिलेगी। ये तो बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। मतलब एक आनंदित व्यक्ति एक अच्छा उपभोक्ता नहीं है और शायद एक अच्छा कर्मचारी भी नहीं, क्योंकि वो अपनी शर्तों पर जीना चाहेगा, वो भेड़चाल का हिस्सा नहीं बनेगा। बिल्कुल, उसे नियंत्रित करना, उसे गुलाम बनाना या उससे अपनी बातें मनवाना बहुत मुश्किल है। वो अपनी अंतरात्मा की सुनेगा। तो इसीलिए समाज एक ऐसा ढांचा बनाता है जहां सुख को हमेशा भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। आज मेहनत करो ताकि बुढ़ापे में आराम कर सको। आज त्याग करो ताकि अगले जन्म में या स्वर्ग में सुख मिल सके। ये टालमटोल की जो आदत है, ये जीवन को नकारने का सबसे बड़ा षड्यंत्र है। क्यों? क्योंकि जीवन बाद में नहीं होता, जीवन हमेशा अभी और इसी क्षण में होता है। सुख कोई मंजिल नहीं है बल्कि यात्रा का तरीका है। बिल्कुल। इसी से एक और बात जुड़ी है, सही कर्म का विचार। समाज हमें हमेशा सिखाता है कि सही काम करो, नियमों का पालन करो, अपने कर्तव्य निभाओ। हाँ, हमारी पूरी शिक्षा प्रणाली इसी पर आधारित है। बिल्कुल, लेकिन स्रोत ओशो के सजग कर्म की बात करता है। जी। इन दोनों में क्या अंतर है? यह बहुत सूक्ष्म लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंतर है। क्या? समाज का सही कर्म बाहर से थोपे गए नियमों और नैतिकता पर आधारित है। ये करो, ये मत करो, ये अच्छा है, ये बुरा है। एक लिस्ट है पूरी। हाँ, एक पूरी सूची है। इसमें व्यक्ति की अपनी चेतना या समझ का कोई स्थान नहीं होता।
उसे बस एक रोबोट की तरह दिए गए निर्देशों का पालन करना होता है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए बहुत सुविधाजनक होता है। सुविधाजनक, पर वो कभी भी ऑथेंटिकली जिंदा नहीं होता। और सजग कर्म। सजग कर्म भीतर से आता है। हाँ। ओशो का दर्शन कहता है, सजग होकर किया गया कर्म अपने आप सही होता है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ है कि जब कोई व्यक्ति किसी काम को पूरी जागरूकता, पूरे होश और पूरे आनंद के साथ करता है, तो उससे कुछ गलत हो ही नहीं सकता। उसकी चेतना ही उसकी मार्गदर्शक बन जाती है। मतलब उसे बाहर के किसी नियम या सही गलत की सूची की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं पड़ती। उसकी हर क्रिया में एक सौंदर्य, एक संतुलन अपने आप आ जाता है। ठीक है, ये सिद्धांत सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारे? मान लीजिए मुझे अपनी बोरिंग एक्सेल शीट भरनी है या घर की सफाई करनी है। इन कामों में आनंद कहाँ से लाऊं? इसमें सजगता कैसे लाऊं? ये तो बस निपटाने वाले काम हैं। यही सबसे आम सवाल है। सजगता का मतलब ये नहीं है कि आपको हर काम में जबरदस्ती मजा खोजना है। तो फिर क्या है? सजगता का मतलब है उस काम को करते हुए पूरी तरह से वहीं मौजूद रहना। जैसे? जब आप एक्सेल शीट पर काम कर रही हैं, तो आपका दिमाग वीकेंड की प्लानिंग में ना भटके। आपका पूरा ध्यान कीबोर्ड पर चलती अपनी उंगलियों पर हो, स्क्रीन पर बदलते नंबरों पर हो, अपनी सांसों के प्रति सजग रहें। अच्छा। जब आप काम को भविष्य के परिणाम से कि ये कब खत्म होगा, इससे अलग करके सिर्फ वर्तमान की क्रिया में डूब जाते हैं, तो दिमाग शांत हो जाता है और उस शांति में एक अलग तरह का आनंद है। कोई और उदाहरण? जैसे रोज सुबह की चाय बनाना, ये एक काम है, लेकिन अगर इसे पूरी सजगता से किया जाए, पानी की आवाज सुनना, चाय की खुशबू महसूस करना, हर घूंट का स्वाद लेना, तो वही 5 मिनट का काम एक ध्यान बन जाता है। वाह! यही सजग कर्म है। मतलब काम कोई भी हो, छोटा या बड़ा, उबाऊ या दिलचस्प, अगर हम उसमें पूरी तरह से उपस्थित हैं, तो वो बोझ नहीं रहता, बल्कि वो हमें वर्तमान में जीने का एक अवसर देता है। हाँ, और तब काम काम नहीं रहता। स्रोत के शब्दों में कहें तो काम पूजा बन जाता है और जीवन उत्सव बन जाता है। फिर आप बर्तन धो रहे हों या कोई बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हों, अगर आप उसमें पूरी तरह मौजूद हैं, तो दोनों ही काम आपकी चेतना को ऊंचा उठाने का माध्यम बन जाते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि दुख कोई गुण नहीं है जिसे ओढ़कर घुमा जाए, और थकान कोई पदक नहीं है जिसे गर्व से दुनिया को दिखाया जाए। जीवन कोई सजा नहीं है जिसे मजबूरी में काटना है। हमने सफलता और महानता की एक ऐसी परिभाषा बना ली है जो जीवन विरोधी है। बिल्कुल। असली उत्पादकता, असली सृजनशीलता और जीवन का असली सार उस हसल में नहीं, बल्कि प्रेम और आनंद में डूबे हुए सहज कर्म में छिपा है। जब आप प्रेम से काम करते हैं, तो आप मेहनत नहीं करते, आप बस जीते हैं। ओशो का अंतिम संदेश भी यही है, जैसा कि स्रोत में बताया गया है, मेहनत को नहीं, जीवन को प्रेम से जियो। और इसी विचार के साथ हम श्रोताओं के लिए एक प्रयोग छोड़ सकते हैं। क्या? आज अपने दिन के किसी एक कर्तव्य को चुनिए, चाहे वो बर्तन धोना हो, कोई ईमेल लिखना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, और उसे एक काम की तरह नहीं, बल्कि एक खेल की तरह पूरी उपस्थिति के साथ करने की कोशिश कीजिए। और फिर देखिए कि क्या होता है। हाँ, देखिए कि बस इस नजरिए के बदलने से आपकी ऊर्जा पर और उस काम की गुणवत्ता पर क्या असर पड़ता है। एक बहुत ही सुंदर विचार। हमारी ये चर्चा ओशो ज्ञान चैनल की सामग्री पर आधारित थी, जिसका संदेश ही यही है, जहां जीवन बोझ नहीं, उत्सव है। इस विचार को अपने तक ही ना रखें, इसे अपने प्रियजनों के साथ भी साझा करें। शायद किसी थके हुए दोस्त को आज यही सुनने की जरूरत हो।